हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन, जो कि क्लैट, एलेट, डीयू एलएलबी, एलएलएम, एनएलएस सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। कल मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मजिस्ट्रेट कोर्ट है, जो आप में से सभी ने लगभग लगभग सही दिया था। आज का मेरा जो क्विज क्वेश्चन है वो है कि एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का एडिटोरियल पेज देखते हैं। तो आज हमें यहाँ पे 4 आर्टिकल डिस्कस करने हैं। पहला, क्वेश्चन ऑन मनरेगा बजट एस्टिमेशन। यहाँ पे एक आर्टिकल मदर टंग से रिलेटेड आया है, यहाँ पे इंडिया चाइना के रिलेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है। इधर एक आर्टिकल है इंडिया वेस्ट इंडीज का जो भी सीरीज हुआ था, उसमें वनडे सीरीज, T20 सीरीज हमने जो है वो क्लीन स्वीप कर दिया है, मतलब हमने सारे मैचेस जीत लिए हैं। तो वही एक आर्टिकल आया है। साथ में ये आया है कि अभी कुछ चेंजेस थे। चेंजेस क्या थे? पहले विराट कोहली कैप्टन होते थे, अब रोहित शर्मा कैप्टन है, बट कुछ इससे खास इंपैक्ट नहीं पड़ा है, राइटर कहने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। पहले देखिए, एक बड़ी मतलब कहने क्या कहा जा सकता है कि बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली ये न्यूज़ है। आप लोगों को सुन के बड़ा आश्चर्यचकित हो सकते हैं। वैसे बात पुरानी है, बट न्यूज़ में अभी आई है। फॉर्मर एमडी ऑफ एनएससी अंडर सीबीआई रडार इन सर्वर केस, और यहीं पे है सीबीआई क्वेश्चन आनंद सुब्रमण्यम। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, आपने कहीं सुना होगा, मे बी नहीं सुना है, तो आज जान जाएंगे। देखिए, इनका नाम है चित्रा रामकृष्णा। ये आपकी एनएसए की एमडी हुआ करती थी। अब क्या था मामला? इनको ना एक इनविजिबल बाबा, जिसको हिमालयन योगी के नाम से जाना जाता था, मतलब इनके अनुसार, जिसने अपने आप को बोला था मैं हिमालयन योगी हूँ, उन्होंने कुछ सजेस्ट किया था और इन्होंने उस चीज़ को मान लिया। देखिए, हमारे देश में काफ़ी सारे लोगों का रिलीजियस भावनाएं होती हैं, उसमें से इनकी भी थी, और ये भी काफ़ी सारे बाबाओं पे एंड एक्सेट्राओं पे बिलीव करती होंगी, जिसके चलते हुए किसी ने इस चीज़ का फ़ायदा लिया। और काइंड ऑफ ये एक ट्रैप था। इस हिमालयन योगी बाबा ने इनसे कहा कि एक बंदा है जिसका नाम है आपका आनंद सुब्रमण्यम, ये हैं वो, इनको आप नौकरी पर रख लो एज ए चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर, और इन पे ज़्यादा काम भी मत दिया करो, ये इनको थोड़ा कम काम रखो। इस तरीके की बातें यहाँ पे इन बाबा ने इनसे की, और इन्होंने इन चीज़ों को मान लिया। यहीं अभी देखिए, अपोजिशन जो है वो आरोप लगा रहा है कि इनविजिबल बाबा जो है वो एनएससी चला रही थी। एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये बहुत भारत की वन ऑफ द, आप कह सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टॉक्स एक्सचेंज से रिलेटेड बात चीज़ों को डील करती है। ऐसी एक बॉम्बे एक्सचेंज भी है। दोनों में अंतर क्या है? एनएससी एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ज़्यादा पुरानी तो वैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में आई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है आपकी, वो 92 में आई थी, 1992 में आई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, इट इज़ वन ऑफ द एशियाज बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, और इससे आगे जो है जापान एंड चाइना का स्टॉक एक्सचेंज है। बाकी एनएससी जो है वो सबसे बड़ा है। एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इन सबको रेगुलेट कौन करता है हमारे देश में? सेबी करता है। तो आपको ये मामला समझ में आया नहीं आया? इस मामले का बेसिकली मतलब ये है कि चित्रा रामकृष्णन जी को एक इनविजिबल बाबा का मैसेज आता है, कॉल आती है कि आप इस तरीके से चीज़ों को करिए, और ये उस चीज़ को मान लेती हैं और उसको उस तरीके से करती हैं। तो ये पूरा मसला था, जिसकी वजह से अभी इन पर काफ़ी आरोप लग रहे हैं, और यहाँ पे जांच भी कर रही है सीबीआई आनंद सुब्रमण्यम के ऊपर, जो बाबा खुद ही निकलते हैं बाद में, है ना। इन्होंने सारा झोल किया होता है, पर इन्होंने तो झोल किया ही होता है। आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी पोस्ट पे एक महिला हैं जिनको इस तरीके की चीज़ों को वो मान रही हैं। और देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास को जो है वो पढ़े लिखे लोग नहीं मानते हैं, और ये बेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको ये बात अपोज होते हुए दिख रही है। और इन सब चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है कि मतलब कभी भी कुछ गलत हो रहा हो तो बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास मत करिए, जो कि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा होता है। आपको फेक आईडी से मैसेज आते हैं, आपको फेक आइडेंटिटी से लोग कुछ चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। हनी ट्रैप भी इसी तरीके से होता है, वहाँ पे लड़कियाँ जो होती हैं वो लड़कों को फंसाने की कोशिश करती हैं। बट ये तो चलिए एक अलग मसला है, ये बाबा ट्रैप बोल सकते हैं ना, जैसे वो हनी ट्रैप होता है, बाबा ट्रैप था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं 2022 में, अगर आपको क्लैट देना है तो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। 2023 में अगर आप क्लैट का पेपर देने वाले हैं तो भी हमारा बैच चल रहा है। क्लैट के मॉक्स आप हमसे ले सकते हैं, एलिट के मॉक आप हमसे ले सकते हैं। ड्यू एलएलबी का हमारा एलिट बैच चल रहा है, ड्यू एलएलबी के मॉक्स आप हमसे परचेस कर सकते हैं। क्लैट पीजी का 2022 का क्रैश कोर्स चल रहा है, क्लैट पीजी का 2023 का ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है। क्लैट पीजी के मॉक्स आप हमसे ले सकते हैं। एनएलएसएट का हमारा 2022 का कोर्स चल रहा है, एनएलएसएट का हमारा 2023 का कोर्स चल रहा है।
एनएलएस के आप मॉक्स भी हमसे परचेस कर सकते हैं। करना क्या है, इन सभी कोर्सेज को इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारा ऐप का लिंक है, वहाँ से स्टोर सेक्शन में जाके इन कोर्सेज में इनरोल कर लेना है। एक चीज़ और है, आपको इन कोर्सेज के साथ एक मेंटोर भी अपॉइंट होंगे एंड नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का जो एडिटोरियल है पहला, प्रोटेक्ट द मदर टंग। देखिए अभी कल मैंने आपको एक डे के बारे में बताया था, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे Feb 21 को मार्क किया जाता है। बट आपको पता है इसके पीछे का इतिहास क्या है? देखिए जब हम आज़ाद हुए थे तब पाकिस्तान तो वेस्ट पाकिस्तान था जो आज की डेट में प्रेजेंट पाकिस्तान है, और जो प्रेजेंट बांग्लादेश है ना उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। तो वेस्ट पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि भैया हम लोगों के ऑफिशियल लैंग्वेज जो है 1948 में उन्होंने डिसाइड किया कि उर्दू रहेगी। बट जो ये ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे ये तो बंगाली बोलते थे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये देखने को मिली कि वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने अपनी लैंग्वेज जो है वो थोप दी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर। फिर क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान में स्ट्रगल हुआ अपनी लैंग्वेज के लिए, एंड 1954 में फाइनली जो है वो बांग्लादेश जो आज की डेट में उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, उनको जो वेस्ट पाकिस्तान था उन्होंने अलाउ किया कि आपके यहाँ की आप ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली भी रख लीजिए, वरना दोनों जगहों की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई थी एज ए उर्दू। तो ये सारी समस्या के कारण थे, और इसी की वजह से फिर आपके इंटरनेशनल लैंग्वेज डे जो है उसको बांग्लादेश से शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि उस लैंग्वेज को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस दिया था बांग्लादेश के काफ़ी सारे लोगों ने, और इसीलिए इस दिन को काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते हैं। आपको ये इतिहास पता है ना? पहले यहाँ पे देखिए, ये जो ईस्ट पाकिस्तान है ये बांग्लादेश का पार्ट होता था। 72 में भारत ने इंदिरा गांधी जी की मदद से पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, और बांग्लादेश जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह उभरा था। आपने एक गाजी अटैक मूवी आई होगी, वो भी इससे रिलेटेड है, देखिएगा ज़रूर, बड़ा अच्छा वो मूवी है एंड वो रियलिटी है जो कि पन्नों में दबी हुई है, क्योंकि ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कोई। चलिए एक क्वेश्चन इसी तरीके का इसी पे देख लेते हैं। यूनेस्को हैज़ बीन ऑब्जर्विंग February 21 एज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सिंस 2000. The idea to celebrate the International Mother Language Day was initiative of which of the following nation? तो आंसर है बांग्लादेश। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ऑन मनरेगा बजट एस्टिमेशन। तो एमजी नरेगा जो है ये इसके बजट एस्टिमेशन के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है। थोड़ा सा देखो, ये Q1, Q2, Q3, Q4 का 2020 से 21 का बजट एंड 2021 से 22 का बजट कंपेयर करा गया है। तो यहाँ पे देखिए Q1 में इस बार 127.57 करोड़ रुपीस देने की बात करी गई है, पहले 120.7 देते थे। फिर Q2 में इस बार 90.21 है, पहले 103 दिया जाता था। Q3 में 65 है, यहाँ पे पहले 75 दिया जाता था। Q4 में 34 है, पहले 86 दिया जाता था। तो आप ये देख सकते हैं कि कम किया जा रहा है थोड़ा सा बजट पहले कंपैरिजन में, जबकि ज़्यादा बढ़ना चाहिए। और इस आर्टिकल में एक बात और कही गई है कि देखिए पर डे जो एमजी नरेगा के थ्रू जो पैसा मिलने की बात है ना, वो 209 रुपये के आसपास मिलेंगे इस बार, जो कि काफ़ी कम है। एक तरफ सरकार जो है वो कहती है कि लोगों को मिनिमम अमाउंट जो है वो मिलना चाहिए, इस तरीके के कम पैसे नहीं मिलने चाहिए, लेकिन कोई खास पैसा इस बार नहीं बढ़ा है। 209, 210, 215 कुछ इस तरीके के पैसे बनेंगे जो इस बार भी लोगों को मिलेंगे, जिसको राइटर्स जो है वो काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एमजी नरेगा क्या है? एमजी नरेगा स्कीम है जिसको पहले नरेगा बोलते थे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में पास किया गया था कांग्रेस के द्वारा। बाद में इसका नाम बदल के महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया था। इसके अंदर 100 दिन का काम मिलेगा अगर आप इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करेंगे, और अनस्किल्ड मैनुअर वर्क है, कोई स्किल नहीं चाहिए इस काम को करने के लिए। 100 दिन का मिनिमम गारंटी आपको वर्क का मिलेगा। 50 दिन का एडिशनल मिल सकता है अगर आपका एरिया ड्रॉट एंड नेचुरल कैलामिटी वाले एरिया के अंदर आता है। सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 ऑफ एमजी नरेगा जो है वो ये भी कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये 100 डेज के प्रावधान को बढ़ा भी सकती है, पर तब फंड स्टेट गवर्नमेंट को डालना पड़ेगा। इसमें काम किस तरीके से मिलता है? तो एवरी एडल्ट मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज विद अ जॉब कार्ड इज एलिजिबल फॉर जॉब अंडर दिस स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री इसको गवर्न करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे इसको पूरा करता धरता है। क्या एलिजिबिलिटी है एमजी नरेगा की? तो आप मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया टू सीक नरेगा बेनिफिट्स। जॉब सीकर हैज कंप्लीटेड 18 years of age. The applicant must be part of local household and applicant must volunteer for unskilled labor. Unskilled labor मतलब इस काम के अंदर आपको कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत मांग लेंगे तो फिर तो किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली बात हो गई, क्योंकि फिर तो कोई भी मतलब नहीं कर पाएगा ना, नॉर्मल जनता के लिए तो फिर वो है ही नहीं। तो ये यहाँ पे हमने इसमें एक मेन जो है वो बात देखी।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। की फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस स्कीम, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मॉनिटरिंग द एंटायर पूरा प्रोसेस इसका। 15 दिन का सबमिशन आप जब कर देते हैं उसके बाद आपको तुरंत काम मिल जाता है, और बाकी चीज़ें यही सब लिखी हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। यूज इंटरनेशनल लॉ कॉल आउट चाइनाज वायलेशन। ये आर्टिकल जो है ना बड़ा अच्छे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे उठा रहा है। उससे पहले देखिए भारत और चाइना के बीच में मुद्दे क्या हैं। मुद्दे हैं बॉर्डर से रिलेटेड, LAC जो है उससे रिलेटेड। देखो LOC जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच की लाइन है, बट LOC को इंडिया एंड पाकिस्तान ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर रखा है कि हाँ ये LOC है। बट चाइना जो है वो LAC कुछ और बोलता है, इंडिया LAC कुछ और बताता है जो हमें हमारे हिसाब से लगती है, और चाइना इसको अपने हिसाब से चेंज करता रहता है। इसीलिए LAC को लेके काफ़ी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अब सिर्फ बात यही नहीं है, बात ये भी कि देखिए जो भारत का POK वाला रीज़न है, चाइना जो है ना वो चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है वो हमारे एरिया से निकालते हुए बना रहा है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि एक दूसरा कंट्री जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि तीसरे कंट्री के पास आपकी कंट्री का पार्ट है, इसीलिए वो भैया उनका प्रोजेक्ट आपके यहाँ से बना रहा है, जो कि गलत है, भारत इसके अगेंस्ट में है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इस एडिटोरियल में क्या लिखा हुआ है, देखिए इस एडिटोरियल में लिखा हुआ है कि भारत और चाइना के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, भारत को इसको बोलना चाहिए विश्व में कि ये जो है इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन है। किस तरीके से वो राइटर ने समझाने की कोशिश करी है। इन्होंने बोला है 1993 में एग्रीमेंट हुआ था इंडिया चाइना के बीच में कि जो है दोनों ही साइड एक दूसरे के साथ प्यार से मोहब्बत से रहेगी और फोर्स का यूज नहीं करेगी। बट क्या ऐसा चीज हो रही है? नहीं हो रही है। फिर इसके बाद इन्होंने बोला आर्टिकल 1 ऑफ 1996 एग्रीमेंट जो है वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था दोनों कंट्रीज के बीच में, जो प्रोहिबिट करता था मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एक दूसरे के साइड में बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या चाइना ऐसा कर रहा है? नहीं कर रहा है। यूनाइटेड नेशन का भी एक चार्टर है जो फॉरबिड करता है यूजिंग फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, और ये लिखा हुआ है आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर में। अब क्या ये फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है। अभी गालवान वैली वाला इंसिडेंट आपको याद ही होगा। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी। एक तो पहला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अगर अथॉरिटी प्रोवाइड करा रखी है तो ठीक है। दूसरा सेल्फ डिफेंस भी एक प्रावधान है, अगर सेल्फ डिफेंस में कोई कंट्री कुछ रिलेशन खराब भी करती है, अटैक भी कर देती है तो ठीक है। तो वो दोनों ही केस यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। कुछ भी इंडिया ने नहीं किया था, चाइना ने खुद से बवाल करना शुरू किया था, तो यहाँ पे ये इसका भी वॉयलेशन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जून 50 2020 में जब 20 भारतीय सोल्जर्स को गैलवन वैली वाले इंसिडेंट में देहांत हो गया था, उसके बाद भारत का ये साफ साफ आप देख सकते हो कि ये जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर था इसका वॉयलेशन किया गया था चाइना के द्वारा। सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे कानून जो हैं वो चाइना तोड़ता है, इंटरनेशनल ट्रीटीज चाइना तोड़ता है। दोनों कंट्रीज के बीच में पंचशील एग्रीमेंट हुआ था 1954 या 5 में, आपको मैंने बताया भी है इसके बारे में, उसका भी वॉयलेशन चाइना कर रहा है। तो ऐसा नहीं चाइना सिर्फ यही कर रहा है। एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है कि जो अरुणाचल प्रदेश के आसपास का एरिया है, चाइना इसको अपने बॉर्डर के आसपास जो है गांव बसा रहा है, जिससे कि कल को चाइना जो है वो क्लेम कर सके कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो उसका पार्ट है। तो दिस इज ऑल्सो वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 9 ऑफ द 2005 एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना which strictly respect and observe the LAC pending a final solution to the boundary question। तो ये यहाँ पे बात हुई थी, लेकिन चाइना ने जो है इसको भी रेस्पेक्ट नहीं दिया और अपने मनमानी करे जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने इस आर्टिकल के अंदर देखा। आगे बढ़ते हैं, कुछ आज की न्यूज़ देख लेते हैं जो एक बार में आई हैं। लालू गेट्स 5 ईयर जेल इन 5th फोल्डर स्कैम केस। कितने रुपए कमा के लालू यादव जी बैठे हैं तो पता नहीं है, लेकिन देखिए आप अलग लेवल के फ्रॉड यहाँ पे सामने आ रहे हैं। कल परसों हमने एडिटोरियल भी इससे रिलेटेड डिस्कस किया था कि पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनल्स हैं उन पे क्या क्या भारत में कानून है, क्या क्या चीज़ें तरीके से चलती हैं। सिंगापुर के हेड ने भी कहा है कि भारत में 50% जो हैं MPs हैं, MLAs हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ मस्ट बी इन्फोर्स्ड। देखिए कुछ समय पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि आज की डेट में हम लोग फंडामेंटल राइट्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, बट हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए, सिर्फ राइट्स की बात नहीं करनी चाहिए। अब यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कही है कि थोड़ा सा ध्यान फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे भी देना चाहिए जनता को। अब देखिए इस पर कुछ एडिटोरियल भी जो है जल्द आपको देखने को मिल सकता है। फिर अगला आर्टिकल है सेंटर डिनाइड मोर टाइम इन मैरिटल रेप केस। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अब और टाइम नहीं देंगे आपको सोचने का, जो भी आपका डिसीजन है इस पर जल्द से जल्द हमारे सामने रखिए। मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका मतलब बेसिकली ये कि जब वन ऑफ द स्पाउस, जब कोई पति पत्नी में से कोई भी एक इंसान सामने वाले पार्टनर के साथ जबरदस्ती इंटरकोर्स करने की कोशिश करे, वो मैरिटल रेप के कॉन्सेप्ट में आता है। भारत
को छोड़ के 100 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया हुआ है। 36 कंट्रीज के आसपास ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे मैरिटल रेप जो है वो अभी क्रिमिनलाइज नहीं है। कुछ आप अगर डेटा देखोगे जो सपोर्ट करते हैं कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, तो एक इसमें डेटा है कि अबाउट 70% ऑफ वुमेन इन इंडिया आर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। फिर एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आंकड़ा है जो ये कहता है कि इन एवरी 16 मिनट्स देयर इज अ वुमन हु इज गेटिंग रेप्ड एंड इन एवरी 4 मिनट्स शी इज एक्सपीरियंसिंग क्रुएल्टी एट द हैंड्स ऑफ हर इन लॉज। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की आप माने बात तो वो ये कह रहे हैं कि 2/3 ऑफ मैरिड वुमेन इन इंडिया बिटवीन द एज ऑफ 15 to 49 हैव बीन बीटन, रेप्ड और फोर्स्ड टू प्रोवाइड सेक्स। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ लीगल प्रोविजंस अभी क्या हैं रेप से रिलेटेड, तो सिंपल जो है वो रेप वाला सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी जो है वो रेप को एज ए क्रिमिनल ऑफेंस घोषित करता है। बट इसी का एक एक्सेप्शन 2 ये कहता है कि अगर कोई मैन जो है वो अपने वाइफ के साथ इंटरकोर्स करता है और वो 15 ईयर्स की एज से ऊपर हैं तो इट इज़ नॉट अ रेप। तो यही सारा मसला आके फंस जाता है। ये मैरिटल रेप को एक्सेप्शन जो है 375 जो है आपका सेक्शन 375 का एक्सेप्शन 2 जो है वो वैलिड कर दे रहा है और यहीं पे अमेंडमेंट ला के इसको क्रिमिनलाइज करने की बात करी जा रही है। देखिए आपने ये सब कानून जो है ना ब्रिटिशर्स से उठाए थे, ब्रिटिश में भी 90s के आसपास आके ये कानून चेंज हो चुके हैं, लेकिन अपने यहाँ ये सब चीज़ें अभी नहीं हुई हैं। फिर इसके अलावा भारत में अगर आप देखो तो 2 टाइप के कानून हैं अभी आज की डेट में एक मैरिड वुमेन को बचाने के। एक तो है 498A जो है आपका आईपीसी का, ठीक है, और एक आपका आता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के थ्रू जो बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन इंडिया प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी क्रुएल्टी अगेंस्ट अ वाइफ बाय द हस्बैंड और हस्बैंड रिलेटिव्स। तो ये अभी 2 प्रावधान ऐसे हैं जो महिलाओं को प्रोटेक्शन देते हैं अपने इन लॉज या फिर अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैरिटल रेप से रिलेटेड तो कोई ऐसा कानून है नहीं। जो लोग कहते हैं कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आर्टिकल 14 का वायलेशन है, क्लियर कट इक्वालिटी का वायलेशन हो रहा है। अगर शादी से पहले आपके पास राइट था कि आप किसी के साथ इंटरकोर्स अपने मर्जी से करना चाहते हो तो शादी के बाद भी होना चाहिए। फिर दूसरा है बॉडी इंटीग्रिटी इज इंट्रेंसिक टू आर्टिकल 1, राइट टू लाइफ, राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी इन प्रिवेसी इज योर फंडामेंटल राइट। काफ़ी सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात से अपने आप को मतलब सेम पाया है, सेम जगह पे पाया है। इसके बाद रेप इज़ रेप, चाहे शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद हो। JS वर्मा कमेटी जो बनी थी निर्भया केस के बाद, उन्होंने भी कहा था कि मैरिटल रेप को जो है वो क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। इसके बाद जो लोग कहते हैं मैरिटल रेप के अगेंस्ट में, वो ये कहते हैं भैया राइट टू लाइफ का किस तरीके से वायलेशन है? आप शादी के बाद मत रहिए साथ में, अगर आपको इतनी दिक्कत है छोड़ दीजिए उन्हें। किस बात से आपके साथ इनइक्वलिटी हो रही है? कहाँ इस तरीके की चीज़ देखने को मिल रही है? और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे 498A का इतना मिसयूज होता है, कल को मैरिटल रेप का भी होगा। पति पत्नी में लड़ाई हो जाए, पत्नी तो कहेगी यार इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है। तो ये भी एक मसला है और आप मतलब साइंटिफिकली प्रूव भी नहीं कर सकते ना। उसके बाद लॉ कमीशन के पास भी मामला गया था, लेकिन लॉ कमीशन ने आज तक इसको रिकमेंड नहीं किया है। तो ये इसके अगेंस्ट वाले लोग बोलते हैं। तो ये हमने इसके बारे में कुछ जाना। अगला आर्टिकल है पेगासस प्ली लिस्टेड फॉर टुमारो। देखो पेगासस एक स्पाईवेयर है जो कि एनोसो ग्रुप के द्वारा इजराइल के थ्रू बना था। इसमें एक मिस कॉल आता है और आपके फ़ोन का पूरा डिटेल जो है वो तो चला ही जाता है। आपका कैमरा आपके अगेंस्ट में काम करता है, आपका माइक सामने वाले को सब कुछ सुनाता है। भारत में काफ़ी सारे लोगों के ऊपर इसका यूज़ किया गया था। भारत सरकार के ऊपर ये आरोप लगा है। राहुल गांधी जी का उसमें नाम है, प्रशांत किशोर जी का उसमें नाम है, काफ़ी सारे जर्नलिस्ट का उसमें नाम है। और इसी से रिलेटेड जो है ये केस जो है ये पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और कल के लिए इसकी हियरिंग लगी है। देखते हैं इस पर क्या वर्डिक्ट आता है हमारी सुप्रीम कोर्ट का। इस पर क्वेश्चन जो बन सकता है ना, ध्यान रखिएगा कि पेगासस क्या है। तो इट्स एन स्पाईवेयर, ध्यान रखिएगा, SPYWARE, जासूसी के काम में आता है, ठीक है। फिर है ईरान मेक्स अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन न्यूक्लियर टॉक्स। तो हमने ये आर्टिकल कल भी डिस्कस किया था ईरान न्यूक्लियर डील से रिलेटेड, तो उसी में काफ़ी अच्छे से चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तानी PM टू फ्लाई टू रशिया टू मीट पुतिन। तो यहाँ पे ये पॉलिटिक्स करने के लिए भी पहुँच रहे हैं कि भैया हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए रशिया की ना पहले पाकिस्तान से रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होते थे, लेकिन अब थोड़े थोड़े सुधर रहे हैं क्योंकि रशिया भी अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि उनसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो रिलेशन अपने ख़राब कर चुके हैं। तो रशिया जो है अब चाइना के जो एलाइज हैं उनसे भी अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आज की जो हमारे सेशन था हमने यही सब डिस्कस किया। हमने ये न्यूज़ देखी, पेगासस के बारे में देखा, हमने मैरिटल रेप के बारे में देखा,
देन वी सॉ समथिंग अबाउट लालू यादव जी फिर से कन्विक्ट हो गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो इन्फोर्स करनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पाया है। देन हमने इंडिया चाइना का ये आर्टिकल देखा, हमने देखा कि चाइना किस तरीके से इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन कर रहा है। हमने MG नरेगा स्कीम के बारे में काफ़ी कुछ जाना। देन हमने मदर टंग को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड एक आर्टिकल देखा, बांग्लादेश से कैसे ये शुरुआत हुई है इंटरनेशनल मदर टंग डे की, तो हमने ये जाना मदर लैंग्वेज डे की। और दिस इज़ इट। अगर आप हमारे कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं, मैंने बताया किस तरीके से कर सकते हैं। हमने ये क्यूरस केस ऑफ हिमालयन योगी जी जाना, जो चित्रा रामकृष्ण जी के साथ ये मतलब मामला हो गया है। इसके अलावा आनंद सुब्रमण्यम ही बाबा निकलते हैं बाद में, ये समझ में आता है। तो आज के सेशन में हमने ये सब देखा। क्वेश्चन ऑफ द डे, एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट गलत है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दिस इज इट गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, एंड दिस संडे आई एम कमिंग विथ अ मैराथन क्लास फॉर करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 6 मंथ, जो कि क्लैट के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, एंड DU के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो संडे को ज़रूर देखिएगा उस सेशन को। थैंक यू सो मच गाइज, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल के सेशन में। जय हिंद, जय भारत।